नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में। आपका दोस्त जितेंद्र। प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। वक्फ एक्ट में संशोधन की चर्चा, ओबीसी बोले यह धर्म की आज़ादी। हिमाचल प्रदेश पर अगले 4 दिन भारी बारिश, 114 सड़कें बंद, भारी बारिश की चेतावनी फिर जारी। नर्सिंग परीक्षाओं में फर्जीवाड़े का भंडाफोड़, विजिलेंस ने पूर्व रजिस्ट्रार सहित 2 को किया गिरफ्तार। अपनी शादी के लिए कुछ पैसे जोड़ने पहुंचा था बिहार का रंजीत, लेकिन मोहित ने किया मेरी बेटी से रेप। एसपी नेता ने सुलह के लिए पैसे का किया ऑफर, बोली अयोध्या रेप पीड़िता की मां। जम्मू कश्मीर में बादल फटा, तेज बहाव में बह गए लोगों के घर। श्रीनगर ले हाईवे बंद, कोर्ट के जरिए आरक्षण खत्म करने की कोशिश। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया विरोध। रॉकेट फायरिंग से धुआं धुआं हुआ शहर, उड़ गई कई घर की दीवारें। हिजबुल्ला ने इजराइल में मचाई तबाही। रेलवे स्टेशन पर लगी भीषण आग, प्लेटफॉर्म पर खड़ी कोरबा एक्सप्रेस आई चपेट में, एसी की कई बोगियां जली। कर्मचारियों की अब मजे मजे, राज्य सरकार ने सीलिंग हटाई, एक मुश्त होगा भुगतान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन करने के लिए तैयार है। सूत्रों में बताया गया है कि शुक्रवार को कैबिनेट ने वक्फ एक्ट के कुल 40 संशोधनों को मंजूरी दी है। इन संशोधनों के पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित हो जाएंगी। सूत्रों के अनुसार इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना है। सूत्रों ने कहा है कि प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए सभी दावों को अनिवार्य सत्यापन से गुजरना होगा। वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई संपत्तियों के लिए एक अनिवार्य सत्यापन प्रक्रिया प्रस्तावित है। सूत्रों के मुताबिक इन संशोधनों का बिल अगले हफ्ते संसद में पेश किए जाने की संभावना है। वक्फ बोर्ड लगभग 940,000 एकड़ में फैली लगभग 8,70,000 संपत्तियों की देखरेख करता है। साल 2013 में यूपी सरकार के मूल वक्फ अधिनियम 1995 के संशोधन के माध्यम से वक्फ बोर्ड के अधिकारों को मजबूत किया गया था। अगली खबर। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण 114 सड़कों को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने शनिवार को 7 अगस्त तक हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद एहतियातन यह कदम उठाया गया है कि राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार वाहनों के आवागमन के लिए बंद सड़कों में मंडी में से 36, कुल्लू में 34, शिमला में 27, 8 लाहौल स्पीति में, 7 कांगड़ा में और 2 किन्नौर जिले में बंद किए गए हैं। एक अधिकारी ने कहा कि हिमाचल सड़क परिवहन निगम ने वासी रूटों पर अपनी बस सेवाएं निलंबित कर दी हैं। राज्य में कुछ हिस्सों के माध्यम से भारी बारिश हो सकती है। शुक्रवार शाम से जोगिंद्रनगर में सबसे अधिक 85 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके बाद गोहर में 80, शिलारू में 76.4, पोंटा साहिब में 67.2, पालमपुर में 57.2, धर्मशाला में 56.2, चौपाल में 52 मिलीमीटर बारिश हुई। स्थानीय मौसम कार्यालय ने 7 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अधिकारी ने कहा है कि बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 जून से 1 अगस्त के बीच 77 लोगों की जान गई है और 655 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 31 जुलाई को रात मंडी के पद्धर और शिमला के रामपुर उपमंडल में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई थी। अगली खबर। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पंजाब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग मोहाली की पूर्व रजिस्ट्रार और नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूल गुरदासपुर की प्रिंसिपल चरणजीत कौर चीमा और डॉक्टर अरविंदर सिंगिल निवासी बसंत विहार होशियारपुर को उनके खिलाफ दर्ज शिकायत की जांच के बाद गिरफ्तार किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि पीएनआरसी को राज्य सरकार द्वारा पंजाब में स्थापित नर्सिंग कॉलेजों संस्थानों को मान्यता देने, सीटों के आवंटन करने और एएनएम तथा जीएनएम पाठ्यक्रमों परीक्षाओं के आयोजन संबंधी अनुमतियां देने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इस संस्था द्वारा दाखिला और परीक्षाओं में धोखाधड़ी करने के बारे में मिली शिकायत की जांच के दौरान पाया गया कि केडी कॉलेज ऑफ नर्सिंग महिपालपुर होशियारपुर को भारतीय नर्सिंग काउंसिलिंग द्वारा नई दिल्ली से 25/9/2019 और पीएनआरसी से 29/11/2012 को जारी पत्र के माध्यम से मान्यता मिली थी, जबकि इस कॉलेज की मान्यता काफ़ी पहले पीएनआरसी मोहाली द्वारा जारी की गए दाखिला फार्म और रसीद नंबर पाए गए। प्रवक्ता ने खुलासा किया है कि इस कॉलेज से संबंधित 5 रोल नंबरों के दाखिला फार्म प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये दाखिला फार्म रोल नंबर पीएनआरसी द्वारा प्रिस्टन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गुरदासपुर को जारी किए गए थे। इन 5 छात्रों की फर्जी दाखिला सूची अक्टूबर 2012 में कॉलेज को मान्यता मिलने से काफ़ी पहले तैयार की गई थी। इस दाखिला सूची के आधार पर इन छात्रों के परीक्षा फार्म और परीक्षा फीस की रसीद पर इन रोल नंबरों को संबंधित कट सूची जारी की गई थी। अगली खबर।
केरल में भूस्खलन प्रभावित वायनाड जिले में ऑपरेशन अभी भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत रविवार को राहत बचाव कार्य का छठा दिन है। 1300 से अधिक बचावकर्मी मलबे में अब भी जिंदगी तलाश रहे हैं। भारतीय सेना और वायुसेना के जवान एनडीआरएफ के साथ पुलिसकर्मी मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। बिहार के कुछ लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। दरअसल केरल के वायनाड जिले में मंगलवार को भीषण भूस्खलन की घटना हुई। लापता लोगों में बिहार के रहने वाला रंजीत भी शामिल था। इस साल अक्टूबर नवंबर में उनकी शादी होने वाली थी। अपनी शादी से कुछ पहले पैसे कमाने के लिए यहाँ आया था। कुदरत ने कुछ और ही चाहा था। भूस्खलन के बाद उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। रंजीत की तलाश में अब उसके चचेरे भाई रवि कुमार यहाँ पहुँचे हैं। रवि कुमार ने एक टीवी चैनल पर मामले को लेकर बात की है। उसने कहा कि उसका चचेरा भाई भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे बिहार के 6 लोगों में से एक था। इनमें से 2 ठीक हैं, एक महिला का शव बरामद हो चुका है। रंजीत समेत अन्य 3 लापता हैं। बातचीत के क्रम में रवि के आंसू निकल आए और नम आंखों से उसने बताया कि अपने चचेरे भाई को काम के लिए वायनाड न जाने की सलाह दी थी, क्योंकि वहाँ भारी बारिश का दौर जारी था, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। अगली खबर, अयोध्या रेप कांड को लेकर सियासत और बयानबाजी तेज हो गई है। रविवार को बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने अयोध्या जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बीजेपी के इस प्रतिनिधि मंडल में राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप भी थे। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों से बात की और इसकी रिपोर्ट बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को दी। इस सब के बीच पीड़िता की मां ने आरोपी मोइन खान पर गंभीर आरोप लगाए। आज तक से बात करते हुए पीड़िता की मां ने कहा कि उन्हें समझौता करने के बदले समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने पैसा ऑफर किया था। उन्होंने कहा था कि इस पूरी घटना के पीछे सपा नेता मोइन खान है। पीड़िता की मां ने कहा कि हमारी बेटी बेकरी में काम करती थी, उसे खेत ले गए थे, मोइन खान ने उसका रेप किया। इन सब के पीछे मोइन खान है। हमने बेटी की दवा कराई लेकिन वह ठीक नहीं हुई, फिर जांच करवाई, जिसके बाद हम थाने गए और वहाँ भी बाद में कार्रवाई हुई। सपा बधरसा नगर पंचायत चेयरमैन मोहम्मद राशिद ने पैसा लेकर सुलह कर लो। सीएम योगी ने कहा कि कार्रवाई करेंगे, सरकार से गुजारिश है कि आर्थिक सहायता भी करें। अगली खबर, जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में बादल फटने से एक सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। इसमें मुख्य श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। कई घर और वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। गांदरबल जिले के कंचेरवान में सड़क क्षति के कारण श्रीनगर लेह मार्ग पर यातायात अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है। बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के कारण आवासीय घरों सहित कुछ इमारतों को भी नुकसान हुआ है। वहीं मई माह में बादल फटने से सड़क क्षतिग्रस्त हुई थी। जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए अधिकारी मौके पर मौजूद थे। राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने से कश्मीर घाटी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से कट गई है, जबकि अमरनाथ यात्रा के लिए बालटाल आधार शिविर भी दुर्गम हो गया है। नुकसान का आकलन करने के लिए अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कंगन गांदरबल में बड़े पैमाने पर बादल फटने से कई सड़कों और फसलों को नुकसान हुआ है। नुकसान का आकलन करने और स्थिति का जायजा लेने के लिए जिला प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। अगली खबर, आरक्षण पर 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट में दिए फैसले पर आज बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती ने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी हालिया फैसले से पूरी असहमत है। शीर्ष अदालत ने इससे पहले 2004 में फैसला सुनाया था, तब उन्होंने उपवर्गीकरण को अनुमति नहीं दी थी। अब फैसला पलट गया है, इससे बहुत दिक्कत होगी। केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव होगा, क्योंकि अब तक यह शक्ति सिर्फ केंद्र सरकार के पास थी, मगर अब राज्यों के पास शक्तियाँ आ गई हैं। अब राज्य सरकारें जिस वोट बैंक से लाभ होगा उसे आरक्षण देंगे और इस तरह SC ST को मिल रहा आरक्षण खत्म हो जाएगा। मायावती ने कहा कि 1 अगस्त 2024 के फैसले की क्रीमी लेयर पर स्पष्ट नहीं किया गया कि किसे क्रीमी लेयर माना जाए और किसे नहीं। अगर उपवर्गीकरण हुआ तो कई पद खाली रह जाएंगे। अब राज्य मनमाने तरीके से जातियों को लाभ देंगे। SC ST को दिए जाने वाला आरक्षण खत्म होने का खतरा हमेशा बना रहेगा। इसका पूरा उद्देश्य सामाजिक उत्थान है, इसलिए जाति के आधार पर इसका बंटवारा गलत है। दलितों के लिए यह सामाजिक उत्थान के लिए था और छुआछूत जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए दिया गया था। अब राज्य अपनी राजनीतिक सहमति के अनुसार इसका उपयोग करेंगे, जिसका उद्देश्य बाबा आम्बेडकर ने आरक्षण दिया था। अब वह अंत में शक्तिहीन होकर रह जाएगा। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल हमेशा SC ST आरक्षण के खिलाफ रहे हैं। अगली खबर, हाल ही में इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमला किया था और हमास के मुखिया इस्माइल हानिया को भी मार गिराया था।
अब इसराइल को उसके हमले का जवाब मिलना शुरू हो गया है। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में उत्तरी इसराइल के इलाकों में दर्जनों रॉकेट दागे हैं। इस हमले में इसराइल की व्यापक तबाही हुई है। हिजबुल्लाह के रॉकेट के कारण 710 से अधिक जंगलों में आग लग गई है और उपली गैलिली से लेकर गोलन हाइटेक तक क्षेत्र में 105 वर्ग किलोमीटर की भूमि जल चुकी है। रिपोर्ट की माने तो फिलिस्तीनी के उत्तरी क्षेत्र में हिजबुल्लाह के हमले के कारण व्यापक तबाही मची हुई है। सैटेलाइट की तस्वीरों से पता चलता है कि हिजबुल्लाह के हमले से इसराइल की कई इमारतें, फसल, आर्थिक गतिविधियों को भारी नुकसान पहुंचा है। जंगलों में आग लगी हुई है, फसलें जल गई हैं, बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ है, साथ ही आर्थिक व्यवसाय भी बंद हो गया है। इमारत, फसल, व्यवसायिक गतिविधियों को नुकसान प्रकाशित सैटेलाइट इमेज से पता चल रहा है। इजरायली और हिजबुल्लाह सेना के बीच सीमा से गोलीबारी के निशान भी बस्ती में दिखाई दे रहे हैं। हिजबुल्लाह की रॉकेट से टकराने वाली घरों की दीवार उजड़ गई है। उत्तर में तबाह हुए मेडुला शहर के नीचे खेत बार बार रॉकेट के हमले से जल गए हैं। वहीं पश्चिमी पहाड़ियों में जंगल से धुआं उठ रहा है। अगले कुछ सालों तक यहाँ कोई भी चीज़ उगाना और खेतीबाड़ी करना संभव नहीं हो सकता है। अगली खबर, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर भीषण आग लग गई है। कोरबा से विशाखापट्टनम और यहां से तिरुमाला जा रही ट्रेन इसकी चपेट में आ गई। कोरबा एक्सप्रेस ट्रेन रविवार दोपहर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी थी, तभी उसके कई बोगियों ने आग पकड़ ली। इस हादसे में कोरबा एक्सप्रेस की AC बोगी से M1, V7 और B6 बोगी में आग लग गई। मौके पर पहुंची रेलवे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि किसी प्रकार की जान माल को नुकसान नहीं हुआ है। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। ट्रेन की जलने वाली सभी बोगियां AC थी। ट्रेन में आग लगने से स्टेशन में हड़कंप मच गया, यात्रियों में भगदड़ मच गई। कोरबा एक्सप्रेस की B6, V7 के खाली रेक से उठता धुआं दिखाई दिया। ये ट्रेन सुबह 6:30 बजे यहाँ पहुंची थी। 9:45 बजे कोचिंग डिब्बे के लिए चलने वाली थी, तभी देखा गया कि B7 से धुआं निकल रहा है। ट्रेन में आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया, तभी B7 और M1 कोच तक आग जो कि फैली थी उस पर काबू पाया गया। हालांकि इस घटना में कोई प्रभावित नहीं हुआ है। पिछले दिनों झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले में भी ट्रेन हादसा हुआ था। तड़के मुंबई हावड़ा मेल से कम 18 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई थी, 20 अन्य घायल हो गए थे। यह दुर्घटना तड़के 4:45 बजे दक्षिणी पूर्वी रेलवे स्टेशन के चक्रपुर मंडल के अंतर्गत जमशेदपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर बड़भंबू के पास हुई थी। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोर्ट के आदेश वाले मामले में वेतन से संबंधी या अन्य एरियर का भुगतान करने के दिशा निर्देश तय किए हैं। राज्य सरकार ने न्यायालय के आदेशों के बाद कर्मचारियों की एरियर बकाया राशि भुगतान के लिए भी स्पष्टीकरण कर दिया है। इसके अनुसार बकाया राशि के लिए चरणबद्ध भुगतान योजना की रूपरेखा तैयार की गई है। राज्य में 2012 को तत्कालीन सरकार ने भुगतान को लेकर सीलिंग लागू की थी, इसे अब राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। जनवरी 2012 में जारी किए गए आदेशों में वित्त विभाग ने एरियर भुगतान के लिए सीलिंग लगा दी थी। हाईकोर्ट ने मामले में भुगतान के मामले सामने आने के बाद एरियर देने के आदेश जारी किए थे। सरकार ने फिर एरियर देने के लिए सीलिंग लगाई थी, क्योंकि एक मुश्त पैसा देना कठिन हो रहा था। वित्त विभाग की सीलिंग के अनुसार 50,000 से कम एरियर का भुगतान तो एक मुश्त करने को कहा है, वहीं 1 लाख तक का एरियर किस्तों में देने का प्रावधान है। वित्त विभाग ने 1 लाख तक के एरियर को 3 किस्तों में दिए जाना तय किया है। अदालत से निरंतर आ रहे आदेशों के बाद अब राज्य सरकार ने कहा है कि भुगतान एक मुश्त किया जाएगा। ध्यान रहे कि उक्त भुगतान सिर्फ उन मामलों में एक मुश्त होगा जिनके लिए कोर्ट के आदेश है। प्रधान सचिव देवेश कुमार ने सभी विभागों, संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मौजूदा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साझा की। खबर पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वे हमारे YouTube और Facebook पेज को लाइक और फॉलो भी करें। इन शब्दों के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे AB न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।